सो अगेन हम एक न्यू सेगमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग इक्विटी को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इक्विटी, उसके बाद हमने नेट असेट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इक्विटी को आपने बहुत अच्छे से समझा, नेट असेट्स को आपने बहुत अच्छे से समझा, और इक्विटी के बहुत सारे एलिमेंट लाइक स्टॉक डिविडेंड को आप समझ चुके हैं। आप स्टॉक स्प्लिट को भी समझ चुके हैं। ठीक है, इक्विटी, नेट एसेट, स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट। उसके बाद आपने ट्रेजरी स्टॉक को भी समझा है। उसके बाद आपने आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब भी आपने समझा है ना। ये सारी चीजें आप काफी डिटेल में समझ चुके हैं। उसके बाद आपने रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सीखा है। जी सर, अब हम एक बैलेंस शीट के रिवर्स कैलकुलेशन को सीखने जा रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये रिवर्स कैलकुलेशन का बैलेंस शीट वाला पॉइंट, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डर। बहुत ही आसान सा सेगमेंट है ये वाला, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। आप सभी को हमेशा एक बैलेंस शीट जो बनाकर दी जाएगी, वो नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं बना के दी जाएगी, आपको हमेशा बैलेंस शीट बना के दी जाएगी शेयर होल्डर इक्विटी। आज मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूं। जब हमको शेयर होल्डर इक्विटी दी जाती है तो उसके अंदर हमको दिया जाता है कॉमन शेयर, लेट से मैंने आपको 5 लाख दिए। उसके बाद आपको दिया जाता है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। उसके बाद आपको दी जाती है नॉन करंट लायबिलिटी, और नीचे एक सेगमेंट दिया जाता है करंट लायबिलिटी। और यहीं से आपका टोटल हो जाता है। आप मुझे बताइए, लायबिलिटी साइड में इसके अलावा तो और कुछ नहीं आता ना। एक और चीज दी जा सकती है आपको, एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये भी आप सीख चुके हैं मुझसे, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है। यहां मैं सिर्फ सैंपल के तौर पे लिख रहा हूं 1 लाख, एडिशनल पेड इन कैपिटल 30,000, 50,000, 40,000, और ये हमने सिर्फ टोटल लगा लिया है। इसके अलावा कुछ नहीं आता, जनरली कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने आपको एक बात और सिखाई थी कि सर, जो ट्रेजरी स्टॉक होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारी, बायबैक ऑफ शेयर। तो वो जो इक्विटी का टोटल होता है उसमें से लेस कर दिए जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में होगा तो वो यहां पर आ जाएगा, फिर इसके बाद ये सारी चीजें आएंगी। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर वगैरह होंगे तो आएंगे। अभी हमने प्रेफरेंस शेयर नहीं लिया, डिबेंचर, बॉन्ड, वो सब इसी के अंदर आ गए, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। बॉन्ड लिख लीजिए आप, डिबेंचर लिख लीजिए, वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। अगर वो नॉन करंट लायबिलिटी है तो उसकी हेडिंग के अंदर ही आ जाएंगे। अब ऐसे तो फिर आप बोलोगे करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स भी आते हैं, तो मैंने लिख दिया करंट लायबिलिटीज। मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको उसका क्लासिफिकेशन नहीं समझाना चाह रहा अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ
तो अब आपके दिमाग में एक परमानेंट पिक्चर ये पहले भी बिठाई गई थी, अभी फिर से बिठाई जा रही है कि सर कॉमन स्टॉक प्लस एडिशनल पेड इन कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू ही तो इक्विटी होता है। और इसी इक्विटी के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं ऑल दी लाइबिलिटी, तो इसका टोटल क्या बनता है मैं जानना चाहता हूं आपसे, मैं देखना चाहता हूं आप भूले तो नहीं। इस टोटल को आप किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, टोटल एसेट। इसको आप किस नाम से जानते हैं? टोटल एसेट्स। तो अब आप सीख गए, मतलब ऑल द लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट, है ना? तो सम टाइम हमें नीचे टोटल एसेट्स दे दी जाती हैं और यहां से फिगर हटा दिए जाते हैं। तब आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा अगर यहां पर ऐसा लिख दिया जाए, एग्जामिनर इस तरफ का टोटल एसेट्स आपको दे देता है वो, जो कि मैंने आपको यहां पे पहले कितना लिख के दिया था, ये जोड़ा था ना मैं 720। तो यहां पर एग्जामिनर अगर आपको ऐसे दे देता है टोटल एसेट 720, और अगर वो कॉमन शेयर को मिस कर दे, तो क्या आपके लिए मुश्किल काम होगा इसको निकालना? अब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा बैलेंस शीट देख के कि यस सर, टोटल एसेट्स में से अगर हम इन सब के टोटल को, अगर हम टोटल एसेट्स में से लेस करते टोटल लायबिलिटी तो कुछ आ जाता होगा। टोटल लायबिलिटी, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी यहां पर 90,000 को माइनस करता हूं, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस करता हूं, तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी। और अगर मैं अपने उस इक्विटी में से टोटल आर ई एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल को भी माइनस करता हूं, जो कि मेरे केस में 130 है, तो मैं सीधे कॉमन शेयर के ऊपर, अब आज के बाद आपको रिवर्स कैलकुलेशन में बैलेंस शीट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा ये मानना है, अगर आपने इस लेक्चर को समझ लिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सर आज के बाद हमें बैलेंस शीट में कोई कितना भी घुमाने की कोशिश करे, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि टोटल एसेट्स में से, अब हमारा काम क्या होना चाहिए जब आप देखो करने जाते हैं, तो कई बार आपको अप्रोच पता ही नहीं होती। क्यों नहीं पता होती? बिकॉज आप है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, कई थोड़े से एकेडमिकली वीक बच्चे जो थोड़ा सा इनका स्टडी में गैप है, बोलते सर हम देख तो लेते, उस वक्त तो हमको समझ में आ जाता, लेकिन जब हम करते हैं तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने कभी ऐसे बनाना ही नहीं है। शेयर होल्डर इक्विटी, क्या आज इस लेक्चर को देखने के बाद आप ऐसा घर पे बनाते हो जैसा मैं कर रहा हूं अपने हाथों से? क्या इस असाइनमेंट को सिर्फ आप देख कर रहे, जैसे एक असाइनमेंट था छोटा सा, ईमानदारी बताओ कितने लोग बनाते हैं हाथों से, एक्सेल पे लेकर? नहीं बनाते ना। तो जब आप ये बनाएंगे नहीं तो क्या होगा? कुछ लोग बनाएंगे। अगर आप अपने हाथों से इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप बनाएंगे, जैसे आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में रिवर्स कैलकुलेशन सीखा, हमने रिवर्स कैलकुल, और फिर जब आप मेरा मॉक टेस्ट देंगे, तो आपकी अप्रोच के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज वी आर इन अर्ली डेज, आगे इससे भी ज्यादा टेक्निकल चीजें हमें पढ़नी है। तो आपको क्या करना चाहिए, लेक्चर वॉच करने के बाद जो भी आपको मैं सिखाता हूं वो असाइनमेंट काइंड ऑफ, जैसे मैं आपको सिचुएशन देता हूं ना, इसको पहले अपने
एक्सेल पे लिखो आप, या अपनी नोटबुक में लिख रहे हो। अब नोटबुक में किनको नहीं लिखना है, एक्सेल में आईएफआरएस वाले स्टूडेंट को ही लिखना है। क्यों? बिकॉज आपकी एग्जाम पूरी एक्सेल पे ही होती है। आईएफआरएस की एग्जाम जो एक्सेल पे ही होगी, वहां पर आपको एक्सेल, तो अगर आपने अपने हाथों से बना के नहीं देखा होगा तो नोटबुक में बनाने का नुकसान यह है कि आपके हाथ वहां पर नहीं चलेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब इसको पूरा करने के बाद, ये असाइनमेंट को करने के बाद आपकी अगली स्टेप होना चाहिए मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के बाद अगर आपका स्कोर 75 से कम आता है तो आपको रिवीजन करना चाहिए वापस से, और जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़कर आपको वापस से अपने आपको, ये सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होती है, इट विल टेक टाइम, तब जाकर आप मास्टरी लेवल पर पहुंचते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, जस्ट वॉचिंग द लेक्चर एंड जंप इनटू द मॉक टेस्ट, अंगड़ बंगड़ तंगड़ 40-50 आगे आगे बढ़ गए, और फिर वो बोलते हैं कि सर हमें तो स्कोर ही नहीं आ रहा, और फिर वो अपने स्कोर को प्रोकास्टिनेट प्रोकास्टिनेट करते रहते। कई बच्चे बोल रहे रिकॉर्डेड अपलोडेड नहीं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ बेटा। आप लोग बोल रहे हो कि नहीं है, तो मैं अभी आपको लाइव ही दिखा देता हूँ कि मैंने तो डाल दिया, मैंने तो इसका यूट्यूब पे भी डाला था लिंक। कल की क्लास का लिंक कहाँ बच्चों को देखना है। मैं देख रहा हूँ हर बार क्लास में 4-5 बच्चे बोल रहे हैं कि लेक्चर नहीं मिल रहा है, लेक्चर नहीं मिल रहा है, जबकि मैं तो कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ। या तो आप किसी गलत एलएमएस में हैं। इसके अंदर आएंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल्स, ये दूसरा लेक्चर है कल का लेक्चर। तो वेलकम गाइस, आज ये हम पहला लोग को लेक्चर अभी आपके सामने खोला है, उसके जस्ट नीचे इक्विटी एलिमेंट वाले नोट्स, ये नोट्स कई बच्चों को डाउनलोड करते नहीं आ रहे। सो ये तीसरा लेक्चर था आज का, जिसमें हमने रिवर्स कैल मतलब तीसरा, अब इसके अंदर 4 लेक्चर हो गए, एक मैंने आधा काटा, आज आपको एक बैलेंस शीट वाला बताया। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट देना है, तो अगले हफ्ते तक आप सभी को पहले वाले मॉक टेस्ट में रेडी होके आना है, क्योंकि अगले हफ्ते इसके भी एडवांस वर्जन चीजें जाएंगी। इज इट क्लियर? तो सभी लोग अपने एलएमएस को एक्टिवेट करवा लीजिए एक बार टीम को बोलकर। ये ग्रीन पर्दा देख लीजिए, ग्रीन, यही होना चाहिए आपके अकाउंट में। जस्ट तीसरा लेक्चर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, और जो फोर्थ लेक्चर जो अभी मैं बोल रहा हूं, 4 लेक्चर आपको इसके बेसिस पे मिलेंगे, और उसके बेसिस पे 27, अगर आप यहां तक हैं और उसको अपने पूरे अच्छे से 3-4 घंटे का हार्डवर्क है, ज्यादा नहीं है। पूरे एक हफ्ते में 4 घंटे आपने ये पढ़ा, रिस्पेक्टिव आपकी ईए की क्लासेस चल रही, सीपीए की क्लासेस चल रही होंगी, किसी बच्चों की यूएससीएमए की क्लासेस चल रही होंगी, तो इतना रिवीजन करना है। एक साल में आप सीएमए बन जाएंगे, और 6 से 8 महीने में आईएफआरएस आप क्लियर कर जाएंगे, अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन कर ली, सारे मॉक टेस्ट दे दिए, सब कुछ कर लिया तो। बाकी इनरोल्ड एजेंट का तो अलग चलता ही है हमारा, अभी क्लासेस हैं आज 8:30 बजे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।